हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आज के बहुत खूबसूरत सा ट्यूटोरियल में। आज का यह वीडियो बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। यदि आप केमिस्ट्री की तैयारी कर चुके हैं तो जो 2021 में ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ था उसके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं। आप अपने स्वयं को जांच करें कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है और आपको और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं इसके चर्चा और आप देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस। यदि फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन हम आपके लिए लाते रहें। मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 जहाँ से केमिस्ट्री शुरू होता है, फर्स्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका एक उदाहरण है। हमने जब केमिस्ट्री पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है इत्यादि। 10th केमिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ से कार्बन और उसके यौगिक और सभी चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। तो देखिए, वैसे समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में, अभी ये अभिकारक क्या होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद क्या होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है। उसमें क्या होता है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तो वह संतुलित समीकरण है, यदि नहीं है तो असंतुलित समीकरण, जिसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं। जैसे आपके सामने है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया का निर्माण करते हैं, यानी कि ए है अभिकारक और ए है उत्पाद। तो नाइट्रोजन भी 2 है, तो इधर देखते हैं नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और हाइड्रोजन भी 6 है। तो ये आपका संतुलित समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचक क्या है, एक सूचक का नाम बताएं। तो देखिए, इसको भी हमने इंडिकेटर आपको पढ़ाया था जिससे कि अम्लीयता और क्षारीय होने का पता भी चलता है। तो सूचक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो अपने रंग गंध से आपको अम्लीय और क्षारीय तथा उदासीन होने का प्रमाण देते हैं। जैसे लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन। लिटमस जो है आप सूचक है, जबकि मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन जो है कृत्रिम सूचक के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है लिटमस कैसा सूचक है, तो आपका प्राकृतिक सूचक है। यानी प्राकृतिक सूचक वे हैं जो पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त होते हैं और कृत्रिम सूचक होते हैं जो लैब वगैरह में बनाया जाता है। एक और भी कभी कभी पूछ लिया जाता है गंधीय सूचक, जैसे आपका लौंग हो गया, प्याज हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये गंधीय सूचक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक क्या है, उपचायक भी कहते हैं। तो वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, या यूँ कहें उसमें ऑक्सीकरण का सहयोग होता है। जैसे क्लोरीन, आयोडीन, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इत्यादि, ये सभी क्या हैं, ऑक्सीकारक हैं। इनके द्वारा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण क्या, यानी व्हाट इज कोरोजन। तो संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, वैसे पदार्थों का निर्माण करता है। जैसे लोहे का संक्षारण जो है सबसे अधिक होता है। लोहे का संक्षारण जो है एक सतत प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यू होता है। जब तक कि लोहा समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक संक्षारण की क्रिया होती रहती है। यदि समय रहते उस संक्षारण को रोका नहीं गया तो संपूर्ण वस्तु ही समाप्त हो जाती है। इसलिए संक्षारण से बचने के लिए पेंट वगैरह कर दिया जाता है। अगला है जो आपके एग्जाम में 110% क्वेश्चन आते ही आते हैं, समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। इस पे ऑलरेडी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है, और नहीं देखे हैं तो आप 10th हिस्ट्री का प्लेलिस्ट जरूर देखें। जैसे यहाँ पर देखते हैं, अभिकारक में बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब देखिए, ये बेरियम 1 और सल्फेट 1, बेरियम सल्फेट बन गया। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे
सॉल्व होता है। अब क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं यानी कि 2HCl कर देते हैं तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अब है जब मैंगनीज ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, मैंगनीज डाइक्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है तथा जल का निर्माण होता है। तो देखिए मैंगनीज मैंगनीज 1 है। अब देखिए क्लोरीन 1 यहाँ पे है यानी कि अभिकारक में 1 है और उत्पाद में देखते हैं तो 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे यानी कि 4 क्लोरीन हो गए। अगर हम अभिकारक में यहाँ पे 4 लगा देते हैं तब 4 क्लोरीन के साथ साथ 4 हाइड्रोजन भी हो गए, जबकि उत्पाद में 2 ही हाइड्रोजन है। अगर आप यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, जो कि उत्पाद के साथ साथ अभिकारक में भी परिपूर्ण हो गया। इस प्रकार से आप समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। इस वीडियो में थोड़ा संक्षेप में हमने बताया, स्पेशल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंयोजक बंधन क्या है, इसका एग्जाम्पल देना है। तो जब 2 परमाणुओं के बीच बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और उसके फलस्वरूप जो बनता है उसे हम लोग सहसंयोजक बंधन जिसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे क्लोरीन के अणु का बनना, ऑक्सीजन के अणु का बनना, जल के अणु का बनना, और जब ने हमने पढ़ाया है तो इसकी संरचना द्वारा भी हमने आपको बताया। अगर संरचना को एक्सप्लेन करें तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप केमिस्ट्री वाले सेशन को आप जरूर देखिएगा। अगला है अम्ल और क्षार में 2 अंतर लिखें। तो अम्ल और क्षार में बहुत सारा अंतर हमने आपको बताया हुआ है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षार का स्वाद जो है क्या होता है, खारा होता है। अम्ल नीला को लाल कर देता है जबकि भस्म लाल को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी क्या है, इसका एग्जाम्पल दें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। तो कार्बन यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसके सभी सदस्यों में एक ही क्रियात्मक समूह रहता है और 2 क्रमागत अणुओं के बीच CH2 यानी कि 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर रहता है, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मीथेन और इथेन में, आप इन दोनों कंपाउंड को देखें, ये वाला इथेन और मीथेन में इन दोनों को देखते हैं तो इन दोनों यौगिक में 1 हाइड्रोजन बढ़ा, कार्बन बढ़ा है, यानी कि मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन हो गए, यानी कि 1 कार्बन बढ़ा। मीथेन में 4 हाइड्रोजन है जबकि इथेन में 6, कई को हाइड्रोजन बढ़ा, 2 को। उसी प्रकार इथेन और प्रोपेन में देखते हैं तो इथेन में 2 कार्बन जबकि प्रोपेन में 3, कई गो कार्बन, 1 गो। इथेन में 6 हाइड्रोजन जबकि प्रोपेन में 8 हो गए, तो कितने हाइड्रोजन, 2। तो उनके एक ही क्रियात्मक समूह के साथ साथ CH2 का अंतर रहता है, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी 2 आते हैं जिसमें से एक का जवाब आपको देना ही होता है। जैसे जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम लिखें और जस्ता के किस अयस्क से उसका निष्कर्षण किया जाता है ये भी आपको बताना है। तो जस्ता के प्रमुख अयस्क में जिंक ब्लेड, कैलेमाइन आ जाएंगे। जस्ता धातु का निष्कर्षण जो है जिंक ब्लेड एवं कैलेमाइन अयस्क से किया जाता है। जिंक ब्लेड को भर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है जबकि कैलेमाइन अयस्क को निष्पादन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। ये भर्जन और निष्पादन में क्या अंतर है ये भी हमने बताया हुआ है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, आप जरूर देख लीजिएगा। यानी कि भर्जन हो या निष्पादन, सबसे पहले उस अयस्क से हमें ऑक्साइड में बदलना होता है। जैसे जिंक ब्लेड ZnS को देखें, जिंक ऑक्साइड और ये है ऑक्साइड। दोनों तरीके से जब आप ऑक्साइड में बदल लेते हैं तो क्या होता है, प्राप्त जिंक ऑक्साइड को कार्बन के मिश्रण 2:1 के साथ उचित ताप पर गर्म करके जस्ता धातु प्राप्त हो जाती है। इस विधि को कार्बन द्वारा अपचयन भी कहते हैं। यानी कि जब अपचयन क्या होता है, जब उस ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन की
कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि उसको अपचयन कहते हैं, और हाइड्रोजन की कमी ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन कहते हैं। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि लॉन्ग टाइप का सेकेंड क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन सबसे पहले समझते हैं। प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग मनुष्य अपने भोजन और विकास के लिए करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे वायु, जल, खनिज पदार्थ, ऊर्जा के स्रोत जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि, वन, फसल, पशु पक्षी इत्यादि। अब इसका उपयोग करते हैं तो इसका संरक्षण और प्रबंधन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और मितव्ययिता यानी कि अनावश्यक रूप से का खर्च करके विभिन्न घटकों द्वारा उपयुक्त प्रबंध किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? संरक्षण एवं प्रबंधन कहलाता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? प्राकृतिक संसाधन जो है सीमित है, परंतु आबादी एवं वृद्धि एवं मानव स्वभाव के कारण उनका या तो उपयोग हो रहा है या फिर दुरुपयोग हो रहा है, उनकी बर्बादी हो रही है। इससे संसाधन या तो कम हो जाएंगे या फिर समाप्त हो जाएंगे। इसका कारण क्या है? प्राकृतिक संसाधन आने वाली पीढ़ियों की अमानत की तरह है, इसलिए उनकी बर्बादी को बचाना महत्वपूर्ण है। और लास्ट है, संसाधनों के उपयोग के दौरान बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों का समुचित निपटाना भी आवश्यक है। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और एक प्यारा सा कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।